नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। बातचीत की पहल एक इनविटेशन दिया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पता नहीं क्या मूड है उनका और वो क्यों दे रहे हैं। इससे पहले तो नहीं आया था और हर बार वो बोल रहे थे कि कश्मीर पे बात करेंगे तब आएगा। अब उन्होंने बोला कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना चाहिए, गरीबी से लड़ना चाहिए। ये सेंटेंस वो पुरानी सीपीटी स्क्रिप्ट जो हर बार आती है दोबारा उन्होंने रिपीट कर दी। कोई ऐसी नई चीज तो बताई नहीं। 1.5 साल से ऊपर हो चुका है शहबाज शरीफ को पावर में आए, लेकिन अब तक कुछ नहीं पता। उनकी ये सत्ता अब सिर्फ 8 दिन की बची। 8 दिन के प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं पता कि हमें बोलना क्या है, करना क्या है, और उन्हीं की कैबिनेट शायद उनसे मुख्तलिफ व्यू रखती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शौकत सजलानी साहब जो हैं अमेरिका में रहते हैं और सिंध के रहने वाले हैं और अमेरिका में एनालिस्ट हैं। इंडिया पाकिस्तान मैटर्स पे बात करते हैं। शौकत सजलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो शहबाज शरीफ ने जो ऑफर दिया है कि हमें बात करना चाहिए, कितना सीरियस है ये ऑफर? रोहित भाई, धन्यवाद आपका शो पे बुलाने के लिए। आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते। रोहित भाई, क्या 370 धारा दोबारा लग गई है क्या? ये तो कहते थे 370 धारा लगे का स्टेटस वापस रेस्टोर करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। यही इनका बयान था ना। तो आपसे रोहित भाई मुझे बताइए, क्या क्या 370 धारा दोबारा लगा दी है क्या मोदी जी ने? नहीं, नहीं, तो या तो नहीं। ये देखें, कल तो आपने दूसरी बात की थी। अब आप जो है वो थ्रू कर और अभी आप चाट रहे हैं। अभी आप जनाब वाली बातें कर, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो वही हो गया, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। वो छुरी भी नजर आ रही है और आपकी मसनूई राम राम भी नजर आ रहा है। तो आपके जो आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है या जो तजाद है, झोल है वो दुनिया सारी को नजर आ रहा है। 370 भी नहीं हटा और अब आप जनाब कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे। या तो आप कहते हैं कि हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक 370 धारा दोबारा लागू ना की जाए, और अब जनाब अली जो है वो तो नहीं लगी है, या तो लग गई है तो बता दें। तो ये मतलब है कि किस मुंह से बातें करते हैं? मुझे आप समझाइए तो सही। ये ये उन्होंने ही बोला कि हमें लड़ना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, हमें लड़ना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट से, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। ये वही तो प्राइम मिनिस्टर है। अब कुछ दिन पहले तक हर लेटर में लिख रहे थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर। खास तौर से एनिवर्सरी भी आने वाली है, वो जब 370 हटी थी उससे पहले ये स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट को क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं? 8 दिन की सत्ता बाकी है और 8 दिन की भी नहीं रह गई अब तो। 8 दिन के बाद एक नया केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा और नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो फिर इनके 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 स्टेटमेंट्स को कौन पूछेगा वहां? पाकिस्तान में इस स्टेटमेंट को क्या पॉजिटिवली लिया जाएगा या ये सीरियस है बातचीत के लिए? क्या पाकिस्तान की तो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि पूरी कौम को ही इन्होंने गूंगा बहरा बना दिया है। पाकिस्तानी को सोचने समझने का जो है उनके पास कोई इन्होंने छोड़ा ही नहीं है कि वो सोचें समझें, वो चीज़ों को एनालाइज करें, वो रियलिस्टिक वे में जो है वो एनालाइज करके जो है अपना रिएक्ट करें। पाकिस्तानी कौम को तो इन्होंने टेरराइज करके रखा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम के तो छोड़ ही दें कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। ये चंद लोग हैं जो निस्बतन जो है दूर की नजर रखते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, वो आपको ये बातें बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो आम पब्लिक है उसको तो इन्होंने किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है रोहित भाई। ना उन पाकिस्तानी कौम के पास जो है वो कोई अपने जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन के लिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ना इन्होंने। तो उनको तो छोड़ ही दीजिए। बाकी रहा मसला, ये सवाल ये कि ये कह रहे हैं कि जी पॉवर्टी खत्म करेंगे। ओ भैया, पॉवर्टी खत्म करने के कोई रोड मैप तो बताओ। पॉवर्टी कैसे खत्म करेंगे आप मुझे बताइए। क्या आपने कोई नया तेल, कोई आपके पास कोई जादू की कोई छड़ी आ गई है? या बाहर के लोग जो है वो पैसे ले गए खड़े हुए हैं आपके दरवाजे पर कि भैया हम इन्वेस्टमेंट के लिए आ गए, आप हमें इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। बाहर के से कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है।
और तो छोड़ें, यूरोपियन जो एविएशन की सेफ्टी की एजेंसी है, उसने तमाम एयरलाइंस को बोल दिया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर से अगर फ्लाई करो तो इतने अल्टीट्यूड से नीचे फ्लाई मत करो, उससे ऊपर ऊपर उड़ के आगे चले जाओ। नीचे आओगे तो जो यानी कंधे पे रखने वाले जो इक्विपमेंट है वो लो हथियार लेके जो जिहादी तंजीमें हैं वो खड़ी हुई हैं और किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकती हैं। यानी खुद जो पाकिस्तान के लोग हैं पहले वो तो इन्वेस्टमेंट करें। आप देखिए पाकिस्तान से इतना इतना जो है पैसा फ्लाइट ओवर हो रहा है, फ्लाई ओवर इतना हो रहा है, यानी लोग अपने पैसे पाकिस्तानी लगाने के लिए तैयार नहीं है, टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान के लोग। उनको पता है हम इनको पैसे देंगे, टैक्स देंगे, ये उठा के कनाडा में या जो है दुबई में या उधर इधर उधर जो है वो सारा लॉन्डर करके पैसे लेके भाग जाएंगे। लोग तो जो बेचारे अमीर हैं वो अपना पैसा लेके भाग रहे हैं और जो गरीब हैं वो पैदल भाग रहे हैं। आपने देखा कश्तियों में जो वो निकल रहे हैं। तो ये यानी पॉवर्टी खत्म ऐसे करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कह रहे हैं उनको रिजॉल्व करें। अच्छा भाई, उसका पहली बात तो ये कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं क्या आपके पाकिस्तान। शहबाज शरीफ चलो इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इस वक्त तो प्रीमियरशिप की सीट ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं। तो ये तो भले बताएं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं क्या, और वो किसके पैदा करता है। जब भी आपने कोई भारत से सिविल लीडरशिप ने कभी कोई मतलब किसी तरह से कोई बातचीत की है, अगले ही दिन चंद ही दिनों में ये जो आर्मी के जनरल्स हैं वो कुछ न कुछ टेरर एक्टिविटी कर देते हैं भारत में, वो सारा वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो अब उसकी क्या गारंटी देंगे ये। नहीं, इस बार अगर इन्होंने बोला है, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिए होंगे ना रावलपिंडी से परमिशन इस चीज। नहीं देखें, आप जो ना टेक्निकली चीजों को देखें ना, टेक्निकली देखें ना, टेक्निकलिटीज पर नजर दौड़ाइए ना। देखें पाकिस्तान की जो फौज है, इतनी उनकी छावनियां रखी हुई हैं, इतने कोर बनाए हुए हैं, इतने एयरबेस बनाए हुए हैं, फिर हर एयर जो कोर के अंदर जो गैरिजन्स हैं उनमें जो है वो कम्बैट इक्विपमेंट इन्होंने रखे हुए हैं। वो क्या खत्म कर देंगे। अगर फर्ज करें कि इंडिया के साथ ये नॉर्मलसी लेके आ जाते हैं तो फिर आवाम पूछेगी ना कि भाई इंडिया के साथ तो कोई इशू रहा नहीं है, तो फिर इतना जो बजट आप खा रहे हो, तकरीबन $11 बिलियन साल में लेते हैं टोटल, यानी लेस देन $32 बिलियन की इनकी जो है इनकम है, और इनके अखराजात में तकरीबन $11-12 अपना बिलियन जो है ये आर्मी एक्सपेंस पे ये खर्च करते हैं। तो फिर पब्लिक तो पूछेगी ना, ये जो जैसे भी ये सो कॉल्ड मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं होते हैं जो जाते हैं असेंबलीज में, वो फिर सवाल तो पूछेंगे ना कि भाई इतना फिर जो बजट है आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी, फिर इसके रखने की क्या जरूरत है। तो ये आपने क्या सवाल बड़ा अच्छा दिलचस्प किया है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, क्या ये आर्मी वालों से पूछा है कि नहीं पूछा। तो आर्मी वालों ने हंस रहे होंगे, ये जब ये बात कर रहे होंगे ना, तो पीछे से आर्मी के जनरल जो हैं वो अपने मेस हाउसेस में बैठ के वो हंस रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहा है, हमसे पूछा ही नहीं है, खुद ही बात कर रहा है। इन्होंने बल्कि एक दफा बोला भी था, एक दफा इन्होंने कोई अच्छी बात कर दी थी तो इनको डांट पड़ गई थी। अच्छा, ये भी खबर है कि इनको डांट पड़ गई थी। वो पिछली दफा उन्होंने बोला था ना कि हम कश्मीर के मतलब है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा वो क्या स्टेटमेंट था। तो अगले ही दिन इनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं, भारत के साथ दोस्ती हो ही नहीं सकती जब तक ये इश्यूज जो है भारत जो है वो रिजॉल्व नहीं करेगा, यानी कश्मीर से 370 धारा दोबारा नहीं लगाएगा तो बात ही नहीं कर सकते।
यानी उससे उसके बावजूद हम बात करेंगे तो वहां से डांट पड़ गई थी और इनको फिर स्टेटमेंट देनी पड़ गई थी कि मेरी जो स्टेटमेंट थी उसको गलत समझा गया है। मैं दरअसल ये तस्वुर भी नहीं कर सकता कि जब तक कश्मीर का जो इशू है उस पर जो है हमारी मर्जी का स्टांस अगर इंडिया नहीं लेगा तो उस वक्त तक तो हम बात ही नहीं करेंगे। यानी बिल्कुल यू टर्न ले लिया। राइट, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और, क्या पाकिस्तानी आर्मी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि इंडिया पाकिस्तान में बातचीत हो? कभी नहीं, कभी नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई? वो करेगी तो फिर अपना उसको जो जस्टिफिकेशन है उनके अपने एग्जिस्टेंस की, वो फिर जस्टिफिकेशन खत्म हो जाती है ना। क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो खड़ी ही एक नुक्ते पर ही हुई है कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और क्यों नहीं? इससे कि इंडिया हमें खा जाएगा। यही एक फिलॉसफी है जिसके बदले में ये बजट लेते हैं, जिसके बदले में हमें कहना पड़ता है पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो फिर पाक आर्मी जिंदाबाद तो तभी है ना कि जब ये मौजूद है। तो ये नॉर्मलसी चाहेंगे तो फिर अपना वजूद खतरे में डाल देंगे ना। फिर पब्लिक इनसे पूछेगी कि भाई अभी नॉर्मलसी हो गई है, भारत आपको खाएगा भी नहीं तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं सर जनाब? तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो टेंशन है, जो इनका अपना बनाया हुआ है। देखिए ना, मुझे आप ये बताइए कि कितनी जिहादी तंजीमें, टेररिस्ट तंजीमें इन्होंने बनाई हैं, रशिया के साथ साथ इंडिया के लिए भी। अब देखें, नॉर्मल जंग तो हो नहीं सकती इंडिया पाकिस्तान में, ये भी ये कहते हैं। लेकिन प्रॉक्सी वार तो लड़ रहे हैं ना। आपके खालिस्तान की जो इशू सुनने में आता है, वो बच्चे बच्चे को पता है, वो इनकी मदद के बगैर वो हो ही नहीं सकता। फिर कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, होता आया है, वो भी इन्हीं की मर्जी से आया हुआ है। मुझे बताइए ना, ये लश्कर तैयबा, ये जैश ए मोहम्मद, ये हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, टीटीपी, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी ये क्या खत्म हो गए? है, मुझे बताइए ना, ये खत्म तो नहीं हुए ना। ये पार्ट एंड पार्सल है। मतलब जो फोर्सेस हैं या जो इनके पास जो प्रॉक्सीज हैं वो तो मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको ये बोलते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक किस कॉन्फिडेंस में बोल गए कि हम बातचीत करना चाहते हैं? बस वो बैठे होंगे, कोई अच्छे से मूड में बैठे होंगे। क्योंकि अभी देखें, ये सबमिट करने जा रहा है ना 1 अगस्त को मिनरल्स के ऊपर। क्योंकि इनके पास और तो कुछ है नहीं, ये कोई चीजें बनाते तो है नहीं, ना गाड़ियां बनाते हैं, ना कोई और कोई टेक्नोलॉजिकल कोई चीजें बनाते हैं। एक वो इनका जहाज है, वो भी चाइना की मदद से बनाते हैं, वो मशाक, पता नहीं क्या नाम है उस जहाज का, JF-17, JF-17, वो जेंगडू कोई है चाइना की कंपनी, उसके साथ मिलकर ये बनाते हैं। उसके अलावा अच्छा, वो भी बेसिकली इनकी तो प्रोडक्शन नहीं है ना, वो तो ये असेंबली करते हैं, कोई इनोवेशन नहीं की है। कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है कभी भी किसी बड़े से इक्विपमेंट का, कॉम्प्लेक्स मशीन का, तो उसकी R&D होती है कि भाई ये क्यों खराब हुआ, क्या ये अलॉय से इक्विपमेंट बना था, या इलेक्ट्रॉनिक की जो वायरिंग थी वो सही नहीं है, या उसका रीडिजाइन करना चाहिए, उसका पीसीबी बोर्ड जो है वो चेंज करना चाहिए। वो तो ये करते नहीं है, ये तो बाहर से जो भी आता है। देखें, इन्होंने जितने भी जो असेंबली के कारखाने लगाए हैं, ये हमेशा ये बोलते हैं कि ये असेंबली करेंगे, पहले तो हम असेंबल करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो इक्विपमेंट हम बनाएंगे। लेकिन आज तक तो हमने तो कोई देखा कोई इक्विपमेंट बना। ये गाड़ियां बनाते हैं, टोयोटा वाले वो अपना प्लांट बंद करके चले गए, सुजुकी वाले हैं वो अपना प्लांट बंद, बस उनके चंद जो नॉर्मल चीजें होते, साइलेंसर बना लिया, या जनाब अली कोई चादर को मोड़ तोड़ के वो भी, उसकी भी कोई मतलब है कि लाइफ नहीं होती है। जो उसकी मेटलर्जी है वो भी, उसमें भी कोई इतना हाई फाई किस्म के अलॉय इस्तेमाल नहीं होते। तो यानी पॉवर्टी कैसे ये खत्म करेंगे? या जो ये कह रहे हैं कि हम ये शहबाज शरीफ साहब
कि हम पॉवर्टी खत्म करेंगे, कैसे करेंगे? आप कोई रोड मैप तो बताएं, कोई लॉ एंड ऑर्डर आपके पास सही है? राइट। अच्छा, एक चीज और, ये जिहाद के नाम पे जो पैसा आता है कभी गल्फ से कहीं से, और ये जमात जो बाहर खड़े होकर के हर मस्जिद के बाहर फ्राइडे को चादरों में पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये पैसा जाता कहाँ है? आतंकवाद में या इन लोगों की जेब में? बस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। वो जो मदरसे वदरसे हैं, इतने बड़ा इन्होंने जो खोले हुए हैं, तो उन बच्चों को खाना वाना खिलाना, उनकी जो है उनको अपने पास जो है रखना, इतने बड़े मदरसों के तालिबान को, तो ज़ाहिर है उनके अखराजात तो होते होंगे ना, तो वो अखराजात भी जो है ये ऑटोमेटिक इन्होंने कर दिया हुआ है कि खुद ही कमाओ और खुद ही करो, और बाद में जब ये तैयार कर लो तालिबान को लड़ने के लिए, तो फिर ट्रेनिंग हम दे देंगे। ये अपना कोई भेज देते हैं, कोई आर्मी का मेजर कैप्टन जो इनको ट्रेनिंग बाद में वो देता है, जिससे ये तालिबान भी बने, ये जज लश्कर जंगवी सिपह साहबा फला फला फला, ये जितने भी बने हैं, तो इनको ट्रेनिंग तो आपने वो नहीं, एक था कर्नल कौन था जो तालिबान को जो ट्रेनिंग देता था, उसके यूट्यूब पे कई कितने वीडियो पड़े हुए, बाद में उसको मार भी दिया। तो यानी ये जो चंदा जमा करते हैं, ये उन बच्चों को जो सो कॉल्ड जो मदरसे हैं इनके, जो टेरर प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडस्ट्री है एक लिहाज से, उसको ज़ाहिर खर्चा जो होगा, तो वो खर्चा भी उनको नहीं देते, वो बाद में मर जाते हैं तो अल्लाह को चले गए। जबकि अपने कोई फौजी इनका एक मर जाता है तो उसका डंडोरा पीटते हैं कि जी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, फिर उनको जमीनें उनके फौजियों को मिलती हैं, एक बंदा अगर मर गया तो उसके पूरे खानदान की लाइफ बन जाती है। लेकिन जो मदरसे के लोग हैं, वो जब लड़ते हैं तो बस वो जैसे कीड़ा मकोड़ा मर गया, सस्ता। राइट। अच्छा, ये एक चीज और कि ये बोला जाता है, पाकिस्तान की तरफ से बोला जाता है कि हमारे यहाँ पंजाबी डोमिनेट नहीं करते हैं फोर्स को, बलूच रेजिमेंट भी है और दूसरी रेजिमेंट्स भी हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, सच्चाई इसमें नाम के हद तक तो है। देखे ना, आपने नाम रख दिया बलोच रेजिमेंट, तो इससे क्या आपके जहन में आएगा कि ये रेजिमेंट जो है बलोचों की रेजिमेंट है। कि उसमें सारे बलोच भरे हुए होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर सिंध रेजिमेंट। तो ये सारे बेवकूफ बनाने के नाम हैं। बलोच रेजिमेंट में कोई एक बलोच आपको नहीं मिलेगा, सिंध रेजिमेंट में कोई एक रेजिमेंट में सिंधी नहीं मिलेगा। पन्नुआकिल छावनी है, पन्नुआकिल, उसके छावनी के अंदर हमारे जो गांव गोठों के सिंधी हैं, जो भैंस बकरियों का दूध निकालते हैं गाय का, और वो अंदर जाते हैं अपने साइकिल्स पे, वो बड़े बड़े ड्रम साइकिल के दोनों तरफ बांध के अंदर जाते हैं, तो गेट के अंदर उनको नहीं घुसने दिया जाता है। यानी अच्छा। वो रेजिमेंट जो सिंध रेजिमेंट है, उसमें सिंधी जा नहीं सकता है, वो तो छोड़े एक आम बेचारा आदमी नहीं अंदर घुस सकता। ओह, अच्छा, राइट। फिर अगर उनकी ट्रेनिंग कोई हो जाती है, कोई मेजर कोई कैप्टन कोई है भी, उनकी पोस्टिंग कहां करेंगे? जाके ऊपर का अपना यानी जो सर्द इलाके हैं वहां पर पोस्टिंग कर देंगे, और उनको कोई इंपॉर्टेंस जॉब नहीं देंगे, कोई इंपॉर्टेंट जॉब उनको असाइन नहीं होगी। जो सेंसिटिव जॉब होती है ना, वो उस पर सिंधी आपको कभी नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल सिंधी होगा। और इनको सिंधी जाते हैं। अभी आपकी वो जो सीमा सचिन आई हुई है वहां पर, वो भी कह रही है ना कि उनका भाई भी एक आर्मी में, लेकिन आप ने शायद सुना नहीं है, वो ये कह रही है कि वो अभी मजदूरी कर रहे थे, इनके भाई साहब, उनको मजदूरी नहीं मिल रही थी, और वाकई मजदूरी भी नहीं है। तो वो फिर जो है ना, जाके वो कचरे का जो चारे के सिपाही होते हैं, जो पहले मरने के लिए पैदा किए जाते हैं, उसमें वो बेचारा भर्ती हो गया। तो इस तरह से कोई सिंधी होगा तो उसको वो जो चारे के सिपाही होते हैं ना, जब लड़ाई होती है, या जो छोटे काम करने वाले होते हैं, उनमें उनको किया जाता है अपना भर्ती। और अगर कोई मेजर को या चला भी गया, तो उसको कोई सेंसिटिव प्लेसमेंट नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, जो कमांडिंग पोजीशन होती है। जितनी भी पाकिस्तान की कारपोरेशंस हैं, उसमें कमांडिंग पोजीशन पे कोई जो है वो आपको सिंधी नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो वो यूं समझ लीजिए कि जैसे एहसान किया जाता है हमारे ऊपर, और उसके बाद में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साला ये ऊपर बैठ गया है, इसको आता कुछ नहीं है।
फिर ये जो उर्दू स्पीकिंग आए हुए हैं आपके इंडिया से, वो अलग उनके पीछे लगा दिए गए सिंधियों के, कि जो भी बेचारा कोई सिंधी कोई मेहनत करके मेरे जैसा बंदा पढ़ लेके अगर किसी पोस्ट पे आता है तो उसके पीछे ये इनको इनकी ड्यूटी लगाई हुई है उर्दू स्पीकिंग की, ये फिर उसके पीछे ढोल बजाना शुरू कर देते हैं कि साले ये सिंधी आते हैं, इनको ना पढ़ाई लिखाई आती है ना कोई अकल है, साले ऐसे जाहिल हैं आते हैं। यानी उनकी उनके उनकी जो है करेक्टर असेसिनेशन, मॉरल असेसिनेशन, उनकी इंटेलेक्ट की असेसिनेशन, ये सूरत हाल है। राइट। ये सिंध के साथ हो रहा है, ये बलूचिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ नहीं हो रहा है, ये सिंध के साथ हो रहा है, जो कि 70% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को, जिससे कि आर्मी चलती है। ये सिचुएशन है। आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा कि अगर इतना रेवेन्यू सिंध देता है तो सिंध अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता क्यों नहीं? ये सवाल वाकई जो है चुभता है हमें, ये सवाल वाकई पे हमें चुभता है। मगर आप देखिए कि जो सिंधी हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरे दुनिया के सामने, ये जो पीपल्स पार्टी है, बताया गया है कि भाई आपकी चूंकि रिप्रेजेंटेशन है सिंध में, सिंधियों की हुकूमत है आपकी सिंधियों की हुकूमत है, और जो वो हुकूमत है तो उसमें सारे जो सिंध के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसीलें हैं, तालुके हैं, उनके जो वडेरे हैं, जमींदार जिनको कहते हैं, वो उनमें बैठे हुए हैं। हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट के जमींदार के लिए जो है जो लोकल फोर्सेस होते हैं, जैसे पुलिस होती है, वो उनके अंडर में कर दी जाती है, उन वडेरों के। और दूसरा जो डाकू है वो भी उन वडेरे वो डाकू पालते हैं। और जो वो जुल्म करें, अदालत जाती में कोई केस उनके खिलाफ, वडेरे के खिलाफ लेके जाए, फर्ज करें कि कोई किसी सिंधी के ऊपर किसी वडेरे ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, उसकी लड़की को उठा लिया, या उसके किसी बच्चे को चोरी में पकड़वा लिया, तो वो सिंधी कहां जाएगा? ज़ाहिर अदालत में जाएगा ना, कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में क्या है, कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, पहली बात तो कोर्ट में और जज के पास सामने जाने से पहले तो बीच में एक और स्टेप आता है, वो होता है वकील का, एडवोकेट का। तो वो एडवोकेट जो है पहले तो उसको इतना खाल खींचता है उस सिंधी की कि वो बेचारा सोच ही नहीं सकता कि वो जाके इंसाफ ले। फिर जब इंसाफ लेने के लिए पहुंचता है तो जो जज है वो जिसने उस साहिल के ऊपर, जो एप्लीकेंट है, उसके ऊपर जो जुल्म किए होंगे, वो पहले उसकी सुनता है, और जो है वो जो बेचारा जो मजलूम है वो उसको उल्टा उस मजलूम को अंदर जेल में जाना पड़ जाता है। और जब जेल में उसको लेके जाते हैं, उसको इतना मारा पीटा जाता है, उसकी हड्डियां तक तोड़ी जाती हैं, उनके पीछे घर में फाके शुरू हो जाते हैं। तो या तो ये कि अभी मतलब एक अब और बड़ा आ रहा है, वो जो होता है ना सेफ्टी वॉल जो होता है, या एक जो कहते हैं जिसको क्या कहते हैं नेकिंग पॉइंट जो होती है, वो भी सिंधी समाज में अभी आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है। एक दिन आएगा ये सिंधी समाज फटेगा, आप ये देख लीजिएगा। लेकिन चूंकि सिंध जो है वो थोड़ा सा थिकली पॉपुलेटेड है, वहां पे कोई चीज जो है ना वो ओझल नहीं रह सकती, छुपी नहीं रह सकती। स्टेट के ऑर्गन्स इतने फैले हुए हैं, हर एक एक्टिविटी पे वो उसको आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे जरा लड़ाई करना, लड़ाई के लिए पहले थिंकिंग करना, लड़ाई के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए किसी जगह पे पहले प्लान करना, वो प्लान करने की जो वेन्यूज होते हैं वहां पर भी स्टेट के सिपाही पहुंच जाते हैं, उनको देख लेते हैं और फिर उनको उठा लेते हैं। उनको आप रोजाना यूट्यूब में देखें। बलूचिस्तान का थोड़ा सा एज ये है कि बलूचिस्तान थिनली पॉपुलेटेड है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए आपको कई कई मील जो है, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर आपको नहीं आएगा। तो वहां पे ऐसे में जो है वो बलोच बेचारे जो है वो लड़ाई कर लेते हैं, उनको मौके मिल जाते हैं छुपने के भी, भागने के भी। और इनको भी फौजियों को या जो एफसी फेडरल कॉन्स्टेबलरी वगैरह, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता उन बलोचों जो लड़ाई कर रहे हैं, लिहाजा वहां पर वो कुछ काम हो जाता है। लेकिन सिंध में जो है वो ऐसा नहीं होता, और हम इस तरफ जाना भी नहीं चाहते। सिंधी अवाम लड़ाई में जाना भी नहीं चाहता। हमारा जो केस है इतना मजबूत है, हमारा जो यानी जो इनकम है वो सारी दुनिया को पता है कि वो सिंध प्रोड्यूस करता है। कोस्टल जो डेवलप्ड पोर्ट है वो भी सिंध के, दो पोर्ट है, पोर्ट कासिम और पोर्ट कराची, वो भी सिंध में है।
तो ये ऐसे हकायक हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है, चाइना को पता है, यूएस को पता है। यूएस ने जितनी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में ऊपर ही ऊपर से, वो कौन सा पोर्ट कौन सा यूज हुआ? पोर्ट यही हुआ यूज, आपका सिंध का पोर्ट यूज हुआ, या जो एयरबेस जो सिंध के थे, जो भी आते थे प्लेन शिप से अफगानिस्तान जाने के लिए, वो फ्यूल वगैरह कहां से भरते थे? या कराची के 2 बेस हैं एयरबेस, वहां से वो जहाज उड़ते थे, या फ्यूलिंग होती थी, या थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क होता था, या फिर एक और जो बॉर्डर लाइन पर है सिंध के जेकबाबाद, वहां पे वो जो अमेरिकन फ्लाइट जाती थी वो वहां पे ड्रॉप होती थी, और कंटेनर जो है वो सीधा कराची से उतरते थे, और अफगान ट्रांजिट जो है जेटीज हैं, बर्थ जो है जहां पे शिप लगता है आकर, वहां से कंटेनर्स निकलते और सारी सिंध को क्रॉस करते हुए, सिंध के रोडों को तहस नहस करते हुए, तबाह करते हुए, और वो जाते थे। तो जो है सिंध को लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा सीधा सीधा केस जो है वो पूरी दुनिया के सामने हमने रख दिया है, हम रखेंगे, एंड आई होप कि दुनिया एक दिन सिंधियों की आवाज जरूर सुनेगी। जरूर सुनेगी। थैंक्स अ लॉट शौकत सरदारी साहब फॉर ज्वाइनिंग, और बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।